नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ और हम, और मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा खान। आज के दौर में दिल की बीमारियां तेज़ी से बढ़ रही हैं, चाहे उम्र छोटी हो या बड़ी। गलत लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, अनहेल्दी डाइट और फिज़िकल इनएक्टिविटी हमारे दिल को खामोशी से नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि थोड़ी सी अवेयरनेस और सही आदतों के ज़रिए हम अपने दिल को सेहतमंद और डिजीज़ फ्री रख सकते हैं। आज के हेल्थ और हम के इस ख़ास एपिसोड में हम बात करेंगे दिल को कैसे मजबूत, फिट और महफूज रखा जा सकता है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है यशोदा हॉस्पिटल्स सिकंदराबाद हैदराबाद के सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अनूप अग्रवाल। सर, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। तो सबसे पहले सर आप हमें ये बताइए कि हार्ट डिजीज़ होती क्या है एंड इसके रीजंस क्या है एक इंसान के अंदर आने के लिए। स्पेशली एज क्राइटेरिया भी नहीं दिख रही है आजकल, यंगस्टर्स से लेके जो बूढ़े लोग हैं उनमें भी ये दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो वो उस पर थोड़ा हमें बताइए। देखिए, जब हम हार्ट डिजीज़ की हम बात करते हैं तो जब हम कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं तो हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट या उन सारी चीज़ों को बात करते हैं। बट हार्ट डिजीज़ सिर्फ हार्ट अटैक तक ही सीमित नहीं है। आपके हार्ट को ऐसे समझिए एक गाड़ी के पुर्जे हैं, और हार्ट में ऐसे काफ़ी सारे पुर्जे होते हैं जो किसी कारण से ख़राब हो सकते हैं। चाहे वो हार्ट की पंपिंग पावर हो, जिसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, या हार्ट के अंदर वैल्व्स हों। अगर मानिए ये हार्ट है तो हार्ट के अंदर वैल्व्स होते हैं, वो वैल्व्स अगर ठीक से काम ना करें तो उनको भी हार्ट डिजीज़ कहते हैं। या हार्ट के करंट अगर ठीक से काम ना करें, जिनको आप ईसीजी से चेक करते हैं। और फिर लास्ट में आता है ब्लॉकेजेस, जो हमारी मेन डिस्कशन है कि क्यों हार्ट के ब्लॉकेजेस आजकल हमें हर उम्र में या हर सिचुएशन में हमें देखने को मिलते हैं। तो जब भी हम हार्ट की बीमारी की हम बात करते हैं तो हार्ट की बीमारी सिर्फ ब्लॉकेजेस नहीं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर हम ब्लॉकेजेस की बात करें तो ब्लॉकेजेस जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ब्लॉकेजेस होने के रिस्क भी बढ़ने लगते हैं। बट एज अ जनरल हार्ट की बीमारी, या वो मसल्स की बीमारी हो या वैल्व्स की हो या करंट की हो, और कुछ हद तक ब्लॉकेजेस की बीमारी भी, वो किसी भी एज में हो सकती है। अगर पंपिंग पावर किसी का मानिए जन्म से कमज़ोर है, या किसी के हार्ट में एक होल है, बर्थ डिफेक्ट है या कुछ ऐसा है, वो यंग जनरेशन में भी हो सकता है। हमें काफ़ी बार आप सुनने को मिलेंगे कि नवजात बच्चे को भी हार्ट की बीमारी है। वो बीमारी है जो पैदा होने के बाद नहीं हुई है, वो बीमारी लेकर पैदा हुए हैं। कुछ ऐसे कंजेनिटल या बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं जो हमें शुरू में ही नहीं, बट 5-10 साल या 20 साल की उम्र में देखने को मिलते हैं। तो जब भी हमें अगर यंग लोगों में देखने को मिले, 15, 20, 25 साल की उम्र में अगर हम हार्ट की बीमारी की बात करते हैं, तो चांसेस है कि उसमें हम ब्लॉकेजेस की नहीं, बाकी चीज़ों की बात कर रहे हैं। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि उनमें भी ब्लॉकेजेस नहीं हो सकते। नेचर को आप कभी भी 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि यंग लोगों में ब्लॉकेजेस नहीं होंगे, बट उनमें ब्लॉकेजेस होने के चांसेस बहुत कम हैं। बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जो आपने बताया, जैसे हमारी खाने पीने की आदतें हैं या हमारी लाइफस्टाइल है, वो धीरे धीरे हमारे शरीर को धीरे धीरे डैमेज करती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो डैमेज फिर बढ़ने लगता है। फिर एक समय के बाद वो डैमेजेस हमें हार्ट अटैक या ब्लॉकेजेस के फॉर्म में दिखाई देते हैं। अब ये डेवलप कैसे होती है एक इंसान की बॉडी में, आप थोड़ा वो बताइए हमें। देखिए, नॉर्मली अगर हम सिर्फ ब्लॉकेजेस की बात करें तो ब्लॉकेजेस बेसिकली, अगर ये हार्ट है तो हार्ट पे ऐसे नाड़ियाँ जा रही होती हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि आपके घर में जो प्लम्बिंग लाइन्स हैं जिसमें से पानी जा रहा है, हार्ट में वैसे ही हार्ट में नाड़ियाँ हैं जिनके थ्रू खून जा रहा है। अब वो नाड़ियाँ अगर ठीक से साफ ना रहें तो उनमें धीरे धीरे ब्लॉकेजेस होने लगेंगे। अब घर में जो प्लम्बिंग लाइन्स हैं उसमें कचरा जमता है। हमारे ब्लड वेसल्स में, हमारी नाड़ियों में वो कचरा जमता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से। तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल है, हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल है। उस कोलेस्ट्रॉल का हमारे शरीर में काम है। हम क्या करते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल हमें हमारे नर्व्स या हमारे बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को, बाकी फंक्शंस को हेल्प करता है। बट वही कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा हो जाए तो वो फिर हमारी नाड़ियों में जाकर जमने लगता है, और उस वजह से ब्लॉकेजेस बनने शुरू होते हैं। ये प्रोसेस बहुत अर्ली शुरू हो जाता है। अगर हम बात करें 20-30 साल की उम्र से ही ये ब्लॉकेजेस बनने शुरू हो जाते हैं। बट शुरू में ये ब्लॉकेजेस बहुत मामूली होते हैं, बहुत थोड़े से होते हैं, और ये हमें हार्ट अटैक जनरली नहीं करते हैं, अनलेस
हमारी आदतें बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो, जैसे स्मोकिंग हो या अनकंट्रोल्ड शुगर हो या वो सारी चीज़ें हो। अगर वैसा ना हो तो ये ब्लॉकेजेस ऑल्दो 20-30 की उम्र में बननी शुरू होती हैं, बट जनरली इनको प्रॉब्लम करने के लिए 50, 60, 70 साल की उम्र लगते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ब्लॉकेजेस 20 की उम्र में बननी शुरू हुई और 22 की उम्र में हार्ट अटैक करें, जनरली ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, अगर हम हर किसी के हार्ट को चेक करें तो हमें 30-35 साल के हार्ट में भी मामूली छोटे मोटे ब्लॉकेजेस देखने को मिलेंगे। ये एक प्रोसेस है, जैसे बाल उड़ना है। अब बाल उड़ना है तो शुरू तो 30-35 की उम्र से ही हो जाएगा, बट मेन इफेक्ट आपको दिखेगा 10-20 साल के बाद। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आई गेस कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। खैर, अब हम बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो कई बार अभी आपने भी ये बोला है कि ये प्लम्बिंग पाइप्स की तरह है कि अगर नली को साफ नहीं रखा जाए तो हो सकता है कि ब्लॉकेजेस पैदा होती है। अब स्मोकिंग एंड अल्कोहल से हट के कोई ऐसे 5 रीजंस आप हमें बताइए जिसकी वजह से जो है ब्लॉकेजेस होते हैं। अगर हम अनहेल्दी डाइट या एक्सरसाइजेज ले लें, आजकल यंगस्टर्स में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो जिम फ्रीक्स है, बट कई बार जिम फ्रीक्स में भी ये देखा जाता है कि कई बार कार्डियक अरेस्ट के थ्रू वो लोग वहीं पे ऑन स्पॉट कोलैप्स हो जाते हैं। तो इसका भी रीज़न क्या है, आप वो हमें बताइए। राइट, तो देखिए, एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एक्टिविटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें करनी चाहिए। बट फिजिकल एक्टिविटी एक पार्ट है, और भी बाकी सारे पार्ट्स हैं जो आपको करने हैं। सिर्फ आप एक्सरसाइज करके आप बाकी सारी चीज़ों को कंपनसेट नहीं कर सकते। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मानिए कोई पर्सन है जो स्मोकिंग करते हैं लेट से, और वो दिन के 4 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, तो वो 4 घंटे एक्सरसाइज से स्मोकिंग से होने वाली जो नुकसान है वो ठीक नहीं हो जाएगी। तो हमें एक्सरसाइज भी करनी है, हमें ठीक से अपना खाना भी खाना है। वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा खाना हेल्दी हो। वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे कुछ रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल्ड हो। क्या है रिस्क फैक्टर? जैसे ब्लड प्रेशर हुआ, जैसे शुगर हुई, कोलेस्ट्रॉल हुआ और वेट। ये सारी चीज़ें अगर हम इन 5 चीज़ों को ध्यान दे दें, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, वेट और स्मोकिंग, अगर हम ये 5 चीज़ें ध्यान दे दें तो आपके हार्ट की परेशानी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। और उसके ऊपर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लें। कॉमन सेंस क्या है? अच्छा खाएं, अच्छा खेले कूदें, खुश रहें, ठीक से सोएं, समय पर सोएं, समय पर उठें, वर्क स्ट्रेस को थोड़ा सा कंट्रोल करें, और ज़िंदगी में कोशिश करें थोड़े खुशियों के लम्हे भी आएँ। अगर स्ट्रेस है तो खुशी भी लेकर आएँ, दोनों शायद बैलेंस हो जाए, तो उससे भी आपकी सेहत अच्छी रहेगी। बेशक सही बात है। इसी बीच हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या सवाल है आपका? क्या ये हार्ट का माँ? जी हेलो, बोलो। जी, सवाल पूछिए आपका, किस चीज़ से रिलेटेड है हार्ट के? डॉक्टर से। जी जी बोलिए। किसे बोले उन्होंने? क्या भी पूछे नहीं ना। हेलो। जी जी, आपकी प्रॉब्लम बताइए मैम हमें। हार्ट माँ पेस में कर डाली हूँ, जरी खुजली है, भड़का है, ये क्या वास्ते कर को पूछेंगे। जी, आपके दिल में पेस मेकर है एंड आपको इचिंग होती है, तो आप इसकी रीजंस पूछना चाह रही हैं? हाँ जी। देखिए, जब भी हम पेस मेकर लगाते हैं तो पेस मेकर एक सर्जरी के थ्रू लगता है। एक छोटी सी सर्जरी होती है। उस सर्जरी में हम जब स्किन या मसल्स को काटते हैं तो साथ में वहाँ पर थोड़े से नर्व्स होते हैं जो कट जाते हैं। जब वो हील होते हैं, जब वो ठीक होते हैं, तो हमारा शरीर स्किन को अच्छे से जोड़ देता है, मसल्स को अच्छे से जोड़ देता है, बट नर्व्स को अच्छे से नहीं जोड़ पाता। नर्व्स जो होते हैं वो हमारे करंट वायरिंग की तरह हैं, वो एक बार कट जाते हैं, वो फिर बहुत अच्छे से नहीं जुड़ते हैं। ये सिर्फ पेसमेकर सर्जरी के साथ नहीं, किसी भी सर्जरी के साथ है, या चोट लगने के साथ भी है। तो जब भी वो नर्व्स जुड़ते हैं तो कभी कभी वहाँ पर थोड़े अलग टाइप के सेंसेशंस आ सकते हैं। कुछ लोगों को वो सेंसेशन एक नमनेस की तरह आता है, कुछ लोगों को इचिंग की तरह आता है, कुछ लोगों को कभी कभी दर्द की तरह भी आता है। इसका मतलब नहीं है कि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, वो बस आपके नर्व्स वहाँ पर थोड़े से डिस्टर्ब हो गए हैं, जो किसी भी सर्जरी या किसी भी इंजरी की वजह से हो सकते हैं। अगर आपकी स्किन में अदरवाइज आपको देखने में कोई परेशानी नहीं लग रही है तो आप उस इचिंग को इग्नोर कर सकते हैं। इचिंग के सिंपल मेडिकेशंस होते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा तकलीफ़ होती है
तो आप अपने उस डॉक्टर से मिलने जाएं जिन्होंने पेसमेकर डाला था। आई एम श्योर वो आपकी इस मामले में मदद कर पाएंगे। इसी बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या सवाल है आपका? जी मेरा एक सवाल ये है कि ये बीपी हाई लो हो रही है, उसके लिए कुछ डाइट क्या हो सकता है उसके लिए? एक बार वापस से आप रिपीट करिए। बीपी हाई लेवल होती है, हाई या लो होती है, उसके Okay. लिए अपने को क्या डाइट इसके इस्तेमाल होना चाहिए? इनकी सर का बीपी हाई लो होते रहता है, फ्लक्चुएट होते रहता है, तो उसके लिए कोई डाइट ऑप्शन पूछ रहे हैं वो। ठीक है, देखिए बीपी फ्लक्चुएट होना नॉर्मल है। जैसे सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है, जैसे आप बैठे हैं, खड़े हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, आप खा रहे हैं, आपकी शरीर जैसे जैसे काम करती है वैसे वैसे आपके शरीर के अंदर का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है। ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होना एक नॉर्मल सिचुएशन है। अगर ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट नहीं होता है तो प्रॉब्लम है। अब किसी का ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ब्लड प्रेशर बढ़ने को अगर आपको कंट्रोल करना है तो डाइट के मामले में सिर्फ एक चीज़ आपको फॉलो करनी है, वो ये है कि नमक की मात्रा आपको शरीर में कम करनी है। अच्छा, नमक काफ़ी बार हम वो सोचते हैं कि हम जो अलग से नमक डालते हैं, नमक आपके कुकिंग में है, नमक आप जो खा रहे हैं उसमें है। कुछ खाने के ऐसे आइटम हैं जिसमें नमक ज़्यादा होते ही हैं, जैसे चटनी है, अचार है, पापड़ हैं। कुछ खाने के ऐसे प्रिपरेशन हैं जो कम नमक के बनते ही नहीं हैं, जैसे कुछ फ्राइड आइटम्स है, पकोड़े हैं। तो आपको ये लगेगा कि आप ऊपर से नमक नहीं डाल रहे हैं, बट उस खाने में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नमक है। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है तो आप ये ध्यान दें कि आपकी किस किस खाने की चीज़ों में नमक की क्वांटिटी ज़्यादा है। अच्छा, और फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सा नमक यूज़ करते हैं, सफ़ेद, काला, नीला, पीला, पिंक, हिमालयन, इंडियन, यूरोपियन, कोई नमक फ़र्क नहीं पड़ता। नमक हमारे ब्लड प्रेशर के लिए नमक है। तो कोशिश करें नमक की क्वांटिटी कम करना, जितना कम। और ये बाय द वे जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। नमक कम करना हमारी ज़िंदगी को बढ़ाएगा, भले ही आपको ब्लड प्रेशर हो, आपको हार्ट की बीमारी हो या नहीं हो। अगर हम सब लोग नमक खाना कम कर दें, हम सबकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे आपने बहुत ही एक अच्छा पॉइंट बोला है कि लोग यूजुअली ऊपर से नमक छिड़क कर बोलते हैं कि नमक कम है। इस बात पे मैं आपसे ये कहूँगी नाजरीन कि कई बार मेरे खुद के पेरेंट्स भी ये बोलते हैं कि ऊपर से नमक छिड़कना सिर्फ ये नहीं बताता कि खाने में नमक कम है या नहीं, बट ऑलरेडी जो खाने में नमक डिज़ोल्व हो गया है, जो आपको टेस्ट में नहीं आता है, बट ऑलरेडी उसमें नमक के सब्सटेंसेस है। तो सिर्फ हार्ट डिजीज़ के लिए ही नहीं, बीपी के लिए ही नहीं, बल्कि हर तरह के आपको बीमारी के लिए अगर बचना है तो ये सबसे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नमक आपके फूड में जितना डिज़ोल्व हुआ है उस पर आप फोकस करिए। हाँ, थोड़ा टेस्ट में कम ज़्यादा लगता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें नमक ही नहीं है। आप थोड़ा उस पर अगर फोकस करेंगे तो आई थिंक हार्ट प्रॉब्लम के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा सुधार लेकर आ सकता है। देखिए, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जब बच्चा पैदा होता है, बच्चे को नमक का टेस्ट नहीं होता। बच्चे को नमक का टेस्ट हम कराते हैं। तो अगर किसी बच्चे को कभी नमक ना खिलाएं तो उसको जिंदगी में बिना नमक का कोई सामान, कोई खाने की चीज में टेस्ट गड़बड़ नहीं लगेगा। नमक का टेस्ट एक अक्वायर्ड टेस्ट है। ये वो टेस्ट है जो हम लेकर पैदा नहीं होते, ये हम ओवर द टाइम डेवलप करते हैं। राइट। तो अगर हमने नमक का टेस्ट डेवलप किया है तो हम उसको उल्टा भी कर सकते हैं। और इसका एक बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है, मैं आपको घर पे बताता हूँ आप क्या कर सकते हैं। घर पे जो भी खाना बनाते हैं, मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। आप अगर फिक्स्ड लोगों के लिए, मानिए आपके घर में 4 मेंबर्स हैं, अगर आप 4 मेंबर के लिए अगर आप खाना बना रहे हैं तो आप फिक्स्ड अमाउंट ऑफ खाना बनाएं और उसमें जितना नमक डालते हैं उतना ही डालें। बस आप नमक अंदाज से नहीं, किसी चीज़ से मेजर करके डालें। और आप जिस चीज़ से भी मेजर करके डाल रहे हैं, हर दूसरे दिन उसमें से इतना नमक कम कर लें। हर दिन इतना नमक कम करें। आप इतना नमक कम करेंगे, आपके फैमिली में किसी को भी टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं महसूस होगा। बट आप इतना नमक हर दूसरे दिन कम करेंगे, आपको एहसास होगा अगले महीने आप आधे नमक में खाना बना रहे हैं और आपके घर वालों को पता भी नहीं चल रहा है कि नमक आधा हो गया है। उनका टेस्ट बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहेगा। यानी कि ये डेली टू डेली जो एक्विजिशन हम करते हैं सॉल्ट के थ्रू, वो है ये ऐसा है कि आदत डाल लिया है तो वो आदत पे ही हम चल रहे हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट वेस्टर्न वर्ल्ड में
किचन रोबोट्स आते हैं जो नमक मेजर करके आपके खाने में डालते हैं। आप मानिए अगर उस रोबोट को बोलें कि मुझे 1 चम्मच नमक डालना है, वो हर दिन 1 चम्मच ही डालेगा, बट खुद से उसमें थोड़ा सा नमक कम करता जाता है। आपको बोलता है मैंने 1 ही चम्मच डाली है, बट हर दिन उसमें थोड़ा थोड़ा कम करता जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है कब आपके खाने में नमक आधा हो गया है, बट आपका टेस्ट बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहता है। ये काफ़ी एक बहुत अच्छी बात आपने बताई है। इसी पीछे एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं छौनी नादिर जाफरपुर से बोल रहा हूँ। जी जी, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरे हार्ट बीटिंग की 30 है। मेरे को ये फेफड़ों में पानी आया था। कम से कम हार्ट बीटिंग कितनी होना चाहिए? दवा तो ले रहा हूँ। हेलो। हाँ। जी जी साहब, आपका सवाल सुना मैंने। देखिए, अगर हार्ट की बीमारी ऐसी है जिससे कि फेफड़ों में पानी आ रहा है, फेफड़ों में पानी इसलिए आता है क्योंकि हार्ट को जो काम करना है, हार्ट वो काम अपना ठीक से नहीं कर पा रहा है। उससे क्या होता है, ब्लड ठीक से फ्लो नहीं होता, ठीक से बहता नहीं है। जब ठीक से बहता नहीं, अब ऐसे समझिए घर में मानिए अगर एक पानी का बहाव है, अगर वो ठीक से बहे नहीं तो पीछे इकट्ठा होने लगेगा ना, तो जब इकट्ठा होने लगेगा तो पीछे बाढ़ आ जाएगी। ऐसे समझिए लंग्स में बाढ़ आ रही है क्योंकि वो जो ब्लड है वो ठीक से आगे नहीं बढ़ रहा है, तो लंग्स में बैक प्रेशर क्रिएट होता है, उस वजह से लंग्स में पानी आना शुरू हो जाता है। उसके लिए अगर मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊं, देखिए मैं टीवी पे आपका इलाज नहीं कर सकता, मैं अगर सिंपल तरीके से आपको बताऊं तो वो सारी चीज़ें करनी है जिससे कि हार्ट का फंक्शन हम जितना बेहतर कर सकें। जितना बेहतर करेंगे वो ब्लड को उतना बेहतर आगे लेकर जाएगा, उतना पीछे प्रेशर कम होगा, उतनी बाढ़ कम आएगी। दैट इज़ नंबर 1। और नंबर 2, आप हार्ट को मदद करें जिससे कि वो परेशानी, अगर हार्ट इंप्रूव भी ना हो तो एटलीस्ट वो परेशानी कम आए। और उसको करने के 2 तरीके हैं। एक जो हमने अभी बात की, नमक कम खाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपी में जितना इंपॉर्टेंट है, इस कंडीशन में उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नंबर 2, पीने वाली कोई भी चीज़ें कम करनी है। फिर अगेन मैं जो एग्जांपल दिया, अगर बहाव हो रहा है, रास्ता ठीक से खुला हुआ नहीं है, बट अगर आप पानी का बहाव ही कम कर देंगे तो बाढ़ कम आएगी। अगर आप कम लिक्विड लेंगे, अगर आप कम पानी लेंगे, लिक्विड कोई भी चीज़ अगर आप कम लेंगे तो शरीर में ओवरऑल लिक्विड कम होगा, उससे आप डैमेज कुछ नहीं होगा। आप ये ना सोचें कि कम लिक्विड लेंगे तो उससे शरीर में डैमेज होगा, नहीं होगा। आप जितना कम लिक्विड लेंगे उतने हार्ट को कम मेहनत करनी पड़ेगी, तो लंग्स में उतना बैक प्रेशर नहीं जाएगा, आपके लंग्स में जो बार बार पानी भरने वाली जो समस्या है वो कम होगी। बाकी दवाइयाँ जो हैं हार्ट के फंक्शन जैसे हैं वो आपके कार्डियोलॉजिस्ट बेहतर बता सकते हैं, वो टीवी पर बता पाना मुनासिब नहीं होगा। ये काफ़ी एक अच्छा सवाल भी हमारे पास आ गया था जिसमें हमने डिस्कस किया कि हार्ट फंक्शन अगर प्रॉपर नहीं हुआ तो ये और एक नॉलेज हमें यहाँ पे मिल गई कि हार्ट फंक्शन को प्रॉपरली फंक्शन करने भी देना चाहिए, वरना अगर वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा तो लिवर में पानी भर जाएगा, लंग्स में पानी भर जाएगा। तो आई एम वेरी ग्लैड हमारे व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रह के टॉपिक को सुन रहे हैं एंड आई अप्रिशिएट दैट। अगर टॉपिक पे अगर हम वापस से जंप करें तो मेन रीज़न हर बीमारी का ज़्यादातर आज के ज़माने में हम ले लेंगे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। क्या ये 3 चीज़ें भी हार्ट के फंक्शन पे जो है इफ़ेक्ट करती है? बिकॉज यूजुअली हर डिज़ीज़ का मेन कॉज ये 3 चीज़ें ही आती है। तो क्या अब हार्ट फंक्शन में भी ये 3 चीज़ें इन्वॉल्व है? आप हमें वो बताइए। जी बिल्कुल इन्वॉल्व है। देखिए, खाने की जहाँ तक हम बात करते हैं, वी आर व्हाट वी ईट, हम बने ही हमारे खाने से हैं। अगर हम अच्छा खाएंगे तो हमारा शरीर अच्छा रहेगा, अगर हम अच्छा नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर अच्छा नहीं रहेगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, हार्ट के केस में ऐसा नहीं है कि आप आज खाएंगे और कल बीमारी हो जाएगी। आप आज खाएंगे, वो धीरे 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 बीमारी बढ़ती बढ़ती 10 साल 20 साल में आपको दिखाई देगी। फिर जब आपको दिखाई देगी आप सोचेंगे मैं उस समय खाना कंट्रोल करके बीमारी ठीक कर लूँ। वो तो ऑलरेडी काम हो गया, वो 20 साल लेट हो गया आप। तो अगर आपको डाइट की तरफ ध्यान देना है तो अभी ध्यान देना है। ये मेरा मैसेज हर उस 20, 30, 40 साल के लोगों के लिए जो स्वस्थ हैं। अगर आपको खाने पे ध्यान देना है तो अभी ध्यान देना है। जब 50-60 की उम्र में होपफुली आपको हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, बट इन केस अगर होती है उस समय खाने का उतना इफेक्ट नहीं है जितना आज के डेट में है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक स्ट्रेस, एग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सब की बात है, देखिए देयर इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट माइंड मैटर कनेक्शन। माइंड और हार्ट का बहुत तगड़ा कनेक्शन है और ये 1-to-1 कनेक्शन है। अगर आपका ब्रेन स्वस्थ नहीं होगा तो आपका हार्ट भी स्वस्थ नहीं होगा। सीधी सी बात है, आपका हार्ट आपके पूरे शरीर का सबसे ज़्यादा ओबीडियंट ऑर्गन है। ओबीडियंट ऑर्गन मीन्स वो सबकी सुनता है। जो ऑर्गन उसको जैसा कमांड देता है वो वैसा सुनता है।
ब्रेन आपके हार्ट को बोलेगा तेज चलो तो वो तेज चलता है, ब्रेन आपके हार्ट को बोलेगा स्लो चलो तो वो स्लो चलता है। आप खुद चेक कर लें, कभी अपना पल्स रेट चेक करें जब आप जगे हुए हैं, फिर जब आप कभी सो रहे हो तो अपने किसी फैमिली मेंबर को बोले सोते हुए अपना पल्स रेट चेक करें, वो हमेशा कम आएगा। क्यों कम आएगा? इसलिए नहीं क्योंकि हार्ट सो रहा है, हार्ट कभी नहीं सोता, ब्रेन सो रहा है। ब्रेन सो रहा है तो कोई कमांड देने के लिए है ही नहीं हार्ट को, तो हार्ट रेस्ट कर रहा होता है उस समय। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, चाहे वर्क रिलेटेड हो, पर्सनल रिलेटेड हो, कुछ भी हो, उसका इफेक्ट हार्ट पर आएगा ही आएगा। एक चीज समझने की बात है, स्ट्रेस हार्ट की बीमारी पैदा नहीं करता, बट स्ट्रेस हार्ट की बीमारी को बढ़ा देता है। तो अगर वो हार्ट की बीमारी जो आराम से चुप्पे से बैठी हुई है, जो कुछ नहीं कर रही है, अगर आप वही एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में होंगे तो ये बीमारी फिर अनमास्क हो जाएगी, ये फिर आपको प्रॉब्लम करने लगेगी जो अभी तक प्रॉब्लम नहीं कर रही है। ये सिचुएशन ब्लॉकेजेस के केस में, वाल्व प्रॉब्लम के केस में, या वीक हार्ट के केस में, या अभी एक कॉलर ने पूछा कि लंग्स में पानी भर जाता है, ऐसे मरीज अगर ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं तो उनके लंग्स में पानी भरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो स्ट्रेस का डायरेक्ट इफेक्ट है, इसको हमें कंट्रोल करना ही चाहिए, और इसमें डॉक्टर से ज़्यादा आपके फैमिली मेम्बर्स आपको ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप इतने सारे लाइफ एग्जांपल्स बता रहे हैं, तो ब्रेन और हार्ट का कनेक्शन का एक मैं भी बोलना चाहूँगी। जेनजी टर्म में अगर हम देखेंगे तो कई बार इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल करते हुए आपने मीम्स में तो देखा ही होगा कि ब्रेन हार्ट को कमांड करता है कि यू हैव टू ओवर थिंक नाउ, वी आर सेटिंग फॉर ओवर थिंकिंग। तो एक बात मैं आपको ये बोल दूँगी कि हर पेरेंट अपने बच्चों को ये बोलता ही है, आप लोग भी कई बार ये टर्म जो है ज़िंदगी में यूज़ कर चुके हैं कि अपने ब्रेन को कंट्रोल करो, अपने थॉट्स को कंट्रोल करो, ब्रेन को अपने आप को कंट्रोल करने मत दो। तो यही चीज़ पे मैं भी आपको यही कहूँगी कि स्ट्रेस लेने से या डिप्रेशन में जाने से किसी चीज़ का हल नहीं है। डिप्रेशन टैबलेट्स पे आओगे आप तो आपकी ही लाइफ स्पॉइल होगी, लाइफ के साथ साथ आपका हार्ट फंक्शन जो है। कई बार जब आप स्ट्रेस फील होते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो दिल में एक तरह का दर्द देता है, आप समझते हैं कि वो इमोशनल पेन है। बट अगर आप इमोशन से ही अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो वो हार्ट भी आपसे कह रहा है कि मुझे भी इतनी तकलीफ़ मत दो, मुझे भी एक फंक्शन अच्छे से करने दो, क्योंकि जब मैं अच्छा रहूँगा तो तुम अच्छे रहोगे। तो यही रिक्वेस्ट मेरी आप सभी से इसी बात पे है कि इमोशनल टर्म पे अगर हम बात करें तो अपने दिल को भी सुकून दें और अपने आप को भी, क्योंकि जब आपका दिल सुकून में रहेगा आप भी हेल्दी एंड सुकून से रहेंगे। अब मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये पूछूं, क्या हार्ट डिजीज़ जो होता है वो फैमिली हिस्ट्री से कनेक्टेड होता है, या अपार्ट फ्रॉम फैमिली हिस्ट्री भी ये कनेक्शन वो देखने को मिलता है? आप थोड़ा वो हमें बताइए। राइट, तो जब हम हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो रिस्क फैक्टर्स बहुत सारे हैं। जैसे हमने बात किया शुगर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। एज एक रिस्क फैक्टर है, जैसे जैसे एज बढ़ता है, जैसे हमारे शरीर के पुर्जे पुराने होते रहते हैं, वैसे ही काफ़ी सारी चीज़ें एज से उतने अच्छी तरीके से काम नहीं करती और वो बीमारी पैदा करती। उन्हीं में से जेनेटिक्स भी एक रिस्क फैक्टर है, जेंडर भी एक रिस्क फैक्टर है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मेल्स को फीमेल्स के कंपैरिजन में हार्ट अटैक्स ज़्यादा होते हैं, ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं। प्योर जेनेटिक्स है, कुछ नहीं है। और तो अगर मेल्स और फीमेल में अगर जेंडर डिफरेंस हो सकता है तो रीजनल डिफरेंसेस हो सकते हैं, जेनेटिक्स डिफरेंसेस हो सकते हैं। इंडियंस को एज अ जनरल जापानीज के कंपैरिजन में ज़्यादा हार्ट की बीमारियां होती हैं। अगेन, हमने कुछ गलत नहीं किया है, वो बस जेनेटिक्स है हमारे। सिमिलरली विद इन इंडियंस कुछ लोगों में फैमिली हिस्ट्री होती है, जिनमें कुछ लोगों में जेनेटिक्स ऐसी है कि उनके फैमिली में हार्ट की बीमारी बाकी लोगों में जल्दी हो जाती है। तो जेनेटिक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपके फैमिली में एक या एक से ज़्यादा मेंबर्स जिनको अर्ली हार्ट की बीमारी हुई है, अर्ली हम कैसे डिफाइन करते हैं, हर रीजन के अलग अलग डेफिनेशन है। अगर मैं इंडिया का आपको स्पेसिफिक एग्जांपल दूं तो हम जैसे डिफाइन करते हैं, फीमेल्स में अगर 60 की उम्र से पहले आपके फैमिली में किसी को हार्ट की बीमारी हुई है, या मेल्स में 50 की उम्र से पहले अगर किसी को हार्ट की बीमारी हुई है, तो उसको हम लोग जेनेटिक्स पॉजिटिव कहते हैं। तो अगर आपके फैमिली में किसी को भी इस एज ग्रुप में हार्ट की बीमारी हुई है तो हो सकता है कि जेनेटिक्स भी एक रिस्क फैक्टर हो आपके लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें, आप जेनेटिक्स को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। जेनेटिक्स और लाइफस्टाइल को हम ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, इंग्लिश में एक फ्रेज है जिसको हम यूज़ करते हैं, दैट जेनेटिक्स
लोड्स द गन बट बिहेवियर पुल्स द ट्रिगर। तो जेनेटिक्स गन को लोड कर सकती है बट वो फायर होगी आपके बिहेवियर पर। तो अगर आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल रखें, बिहेवियर मीन्स लाइफस्टाइल, डाइट, वही बोरिंग चीज़ें, कुछ भी फैंसी चीज़ें नहीं हैं। शुगर कंट्रोल रखें, बीपी कंट्रोल रखें, खुश रहें। अगर आप वो सारी चीज़ें करें तो आप जेनेटिक्स को भी ओवरकम कर सकते हैं। अभी सबसे आखिर में मैं अगर आपसे, आप इतनी अच्छी फ़िलॉसफी बातें कर रहे हैं कि दिल को किस तरीके से जो है सेफ़ रखा जा सकता है, जो आपने इतनी सारी एग्जांपल्स दिए, मेरे दिल को तो काफ़ी ज़्यादा छू गई है। अब मैं आपसे अगर आखिर में ये पूछूं कि आप एक अवेयरनेस शॉर्ट मैसेज हमारे व्यूअर्स को क्या देना चाहेंगे, तो वो क्या रहेगा? मैं आपको एक चीट शीट देता हूँ, 5 चीज़ें जिससे आप अपने लाइफ के 10 साल बढ़ा सकते हैं। वो 5 चीज़ें क्या क्या हैं, और इसको नोट डाउन करके रखें। अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें। कितना कंट्रोल रखें? 130 से कम रखें। खाने पीने से, एक्सरसाइज से, दवाइयों से, किसी भी चीज़ से ब्लड प्रेशर को 130 से कम रखें। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखें। कोलेस्ट्रॉल को कितना कंट्रोल में रखना है? अगेन नंबर 130 से अगर आप कम रखें। नंबर 3, शुगर कंट्रोल में रखें। शुगर ना हो बहुत अच्छी बात है, अगर है तो उसको कंट्रोल में रखें। नंबर 4, वजन कंट्रोल में रखें। वजन कैसे करेंगे? उसके लिए हम लोग BMI करते हैं, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। BMI कैलकुलेशन होता है वेट और हाइट से कोरिलेटेड। BMI को 20 से 25 के बीच में रखें। और नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट, स्मोकिंग से दूर रहें। स्मोकिंग नंबर 1 किलर है हार्ट के लिए। अगर ये 5 चीज़ें आप कर लें, आपके लाइफ के 10 साल ऐड हो जाएंगे। यानी कि मैं भी हेल्दी हूँ, मैं इन सब में से हर चीज़ जो है स्केड्यूल करके रखती हूँ, डाइट मेंटेन करती हूँ, एक्सरसाइजेस भी करती हूँ, स्मोकिंग अल्कोहल से दूर हूँ, तो मतलब मेरे 10 साल और बढ़ गए हैं। तो इसी तरह आप भी अपने 10 साल बढ़ा लीजिए। हर चीज़ को बैलेंस रखिए, अपनी लाइफ को बैलेंस रखिए, हेल्थ को बैलेंस रखिए, एंड अपनी लाइफ के जो बेस्ट मोमेंट्स है फैमिली के साथ गुजारिए, अपना एंजॉय करिए। ऐसे नहीं है कि लाइफ वापस आएगी, एक ही तो लाइफ है, अच्छे से एंजॉय करिए। एंजॉय का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी खा लीजिए या हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करिए, नहीं। अपने हेल्थ का भी ख्याल रखिए, एंजॉयमेंट को भी देखिए, एंड साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी को भी एक अच्छे मुकाम तक लेकर जाइए। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड इट वाज अ ग्रेट एपिसोड आई मस्ट से। आई थिंक ये मालूमात हमारे व्यूअर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, दिल सिर्फ धड़कने का नाम नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर खुशी का मरकज़ है। अगर हम आज अपनी लाइफस्टाइल में छोटी छोटी पॉजिटिव चेंजेस ले आएँ तो कल बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। याद रखिए, हेल्दी हार्ट किसी एक दिन का डिसीजन नहीं बल्कि रोज़ के सही चॉइसेस का नतीजा होता है। सही डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस कंट्रोल और वक्त पर चेकअप्स, यही है एक मजबूत और डिजीज़ फ्री दिल की बुनियादी राज। अपने दिल का ख्याल रखिए, क्योंकि जब दिल सेहतमंद होता है तभी ज़िंदगी पूरी तरह से जी जा सकती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ।